हेलो डियर फ्रेंड्स। तो ड्रामा के स्टार्टिंग में हम लोग ड्रामा की फीमेल लीड वैन को देखते हैं जो कि अफेयर्स ब्यूरो जाती है और वहाँ पर वो अपना मैरिज सर्टिफिकेट देती है ताकि वो उसको रिन्यू करवा सके। लेकिन वो लड़की उसको बताती है कि आपका मैरिज सर्टिफिकेट फेक है और जिस लड़के से आपने शादी की है यहाँ पर तो उसकी किसी रुआन नामी लड़की के साथ शादी हुई हुई है पहले से, तो इसलिए हम आपका ये रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। ये सुनकर वो काफी ज्यादा हैरान होती है और उसको इस बात पर यकीन नहीं आता। फिर उसके बाद वो घर वापस आती है तो वैन वहाँ पर रुआन और हो की बातों को सुन लेती है। रुआन कहती है कि अगर वैन को पता चल गया कि मैंने तुमसे शादी की है और तुम मुझसे फेक मैरिज कर चुके हो तो पता नहीं वो मेरे साथ किस तरह का बिहेवियर रखेगी। मुझे तो लगता है कि वो मुझे इस फैमिली से भी बाहर निकाल देगी। तो फिर हु कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे लिए खड़ा रहूंगा, तुम्हें किसी भी तरह की कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। ये सब कुछ सुनने के बाद वैन नाइफ लेकर ऊपर तक जाती है। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है और वो देखती है कि तभी फिर हु रुआन को हग कर लेता है। देन वैन वो नाइफ एक फ्रूट में दे मारती है और वो अपने डैड को कहती है कि मैं ऐसे इंसान के साथ बिल्कुल भी शादी नहीं कर सकती। अब मैं वहाँ पर किसी और को ढूंढने के लिए जाऊंगी। जिस तरह हूँ मुझे धोखा दे चुका है, अब मैं भी किसी और को ढूंढूंगी। एंड देन उसके बाद जब वो कार में होती है तो वो एक पेंडेंट को देखती है और उसको याद आता है कि हु ने किस तरह से जियांग को डैड के सामने प्रोटेक्ट किया था। फिर वो डैड के सामने नील डाउन कर चुका था और उसने डैड को कहा था कि मैं आपकी बेटी से ही शादी करूंगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं कहीं और नहीं जा सकता क्योंकि मैं इसको बहुत ही ज्यादा लव करता हूँ। फिर उसके बाद वो सारी रात बारिश में भीगता रहा था जिसके बाद उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी और तब जियांग भागते हुए उसके पास गई थी। देन प्रेजेंट सीन में वैन कहती है कि वो सब कुछ मुझे लगता है कि सिर्फ एक एक्टिंग थी और मुझे लगता है कि हु को बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिलना चाहिए क्योंकि वो काफी ज्यादा अच्छी एक्टिंग कर लेता है। वो तब से मुझे धोखा दे रहा था, यहाँ तक कि मेरे डैड ने भी मेरे ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा किया कि मैं किस तरह के इस कमबैक इंसान के साथ शादी ना करूं। लेकिन मैंने फिर भी डैड को बताया कि वो काफी ज्यादा अच्छा है और शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती है। देन वो उस पेंडेंट को वहीं पर ही फेंक देती है। फिर उसके बाद वो कॉलेज आती है तो असिस्टेंट उसको कहता है कि यहाँ पर बहुत सारे मेल स्टूडेंट्स हैं, आप इनमें से किसी को भी पसंद करके उसके साथ शादी कर सकती हैं। तो फिर वो कहती है कि हाँ, मैं भी उन्हीं में से ही देख रही थी। और इधर ये सारी बात फैंग को पता चल चुकी होती है तो फैंग वहाँ पर एक कॉलेज स्टूडेंट को रोकता है और उसको कहता है कि तुम मेरे साथ अपने कपड़े एक्सचेंज कर लो, इसके लिए मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा और तुम मेरी ये वॉच भी रख सकते हो। ये देखकर वो स्टूडेंट काफी खुश हो जाता है। उसके बाद फैंग अपने क्लोथ चेंज करता है एंड देन अब वो तैयार होता है वैन से मिलने के लिए। तो तभी असिस्टेंट फिर फैंग को कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वो आपको कभी भी सिलेक्ट करेगी क्योंकि वो ऐसे लोगों को कभी भी सिलेक्ट करना पसंद नहीं करती। फैंग कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि वो कितनी ज्यादा अच्छी है और मुझे उसके अलावा कोई और लड़की चाहिए भी नहीं। फिर उसके बाद वो याद करता है कि जब वो एक कंट्री में स्पाई बनकर गया हुआ था तो तब उसको किसी ने शूट किया था और वो छुप करके बैठा हुआ था कि इतने में वहाँ पर वैन पहुँचती है और वो उसको अपने साथ एक कार में ले जाती है। जब वहाँ पर पुलिस आती है तो वैन उनको ऐसे शो करवाती है जैसे वहाँ पर कोई और हो ही नहीं। तो पुलिस चुप करके वहाँ से चली जाती है और उसके बाद वैन फिर फैंग को ऑइंटमेंट भी लगा कर देती है। देन प्रेजेंट सीन में ये सारी बातें याद करके वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। फिर उसके बाद जब वो लोग चुप करके वैन को देख रहे होते हैं तो वैन वहाँ पर बहुत सारे लड़कों से लड़ती है। ये देखकर फिर फैंग कहता है कि एक काम करो, तुम भी मुझे मारो। फिर वहाँ पर वो लोग अपनी न्यू एक्टिंग स्टार्ट कर देते हैं। फैंग अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा होता है और असिस्टेंट फिर वैन को कहता है कि आप इस तरह के लड़के को सजेस्ट कर सकती हैं, काफी ज्यादा हैंडसम है और मुझे तो ये रिच भी लग रहा है। जे वो कहती है देखो, ये अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा तो ये मुझे क्या प्रोटेक्ट करेगा, इसको छोड़ो, हम किसी और को देखते हैं। ये सब कुछ सुनने के बाद वो लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और फिर उसके बाद जब वैन लाइब्रेरी में होती है तो वहाँ पर वो एक लड़के से मिलती है लेकिन उसके पास से उसको बहुत ही गंदी बदबू आ रही होती है तो वो उससे फौरन से दूर भागती है। लेकिन तभी वो सामने वहाँ पर फैंग को दोबारा से देख लेती है जो कि पढ़ रहा होता है। तो वो फौरन से असिस्टेंट को बुलाकर कहती है कि इस लड़के के बारे में मुझे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुझे पता होना चाहिए कि ये लड़का कहाँ कहाँ पर क्या क्या कुछ करता रहा है और जल्द ही आप ये मुझे ला कर देंगे। एंड देन उसके बाद असिस्टेंट जब ओके करके वहाँ से चला जाता है तो तब भी वैन फैंग को कब से देख रही होती है और फिर अगले सीन में असिस्टेंट उसको सब कुछ बता देता है कि वो लड़का बहुत ही ज्यादा रिच फैमिली से है और वो काफी ज्यादा अच्छा है, मैं इस बारे में हर चीज पता लगवा चुका हूँ, आपके लिए तो वो बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। तो वैन कहती है कि ठीक है, अब मैं इसी लड़के से ही शादी करूंगी। और फिर दूसरी तरफ फैंग को ये बात पता चल चुकी होती है कि वैन ने किसी लड़के को पसंद कर लिया है तो वो फिर नेक्स्ट प्लान बनाने लगता है और इधर असिस्टेंट वैन के पास जाकर उसको कहता है कि ये देखें, ये लड़का बार क्लब्स में भी जाता होता है, अगर आपने इससे मिलना है तो आप वहाँ पर जाकर इससे मिल सकती हैं। मुझे लगता है कि ये काफी ज्यादा टैलेंटेड है और इसको हर चीज के बारे में बहुत ही ज्यादा पता चलता है। तो वैन फिर असिस्टेंट को ओके कर देती है। इतने में उसके पास हु आता है और हु उसके लिए बहुत सारी चीजें लेकर आया था। वो उसको कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है, तुम्हें ये ट्राई करना चाहिए।
फिर उसके बाद कुछ ही देर में वहाँ पर हु वैन को कुछ इयररिंग्स भी देता है कि इतने में वहाँ पर रुआन आती है और रुआन के पास एक ब्रेसलेट होता है जो कि सेम टू सेम उन्हीं इयररिंग्स के जैसा था। तो वैन उसको कहती है कि ये ब्रेसलेट और ये इयररिंग्स काफी ज्यादा मैच कर रहे हैं, तो मैं ये इयररिंग्स तुम्हें ही देती हूँ। देन वो उसको वो इयररिंग्स देखकर एक थप्पड़ मार देती है। ये देखकर वो फौरन से खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि ये तुम इसके साथ क्या कर रही हो। तो वैन कहती है कि यहाँ पर एक मॉस्किटो बैठा हुआ था, मैं उसी को मार रही थी। एंड देन वो हु को थप्पड़ मार देती है और उसको कहती है कि तुमने इसको हक किया हुआ है, मैं ये बात सोच भी नहीं सकती थी कि तुम ये कर सकते हो मेरे साथ। तुमने मुझे धोखा दिया, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती और अब तुम दोबारा मुझे परस्यू करने के लिए नहीं आओगे। ये कहते ही वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। और अगले सीन में फिर उसके बाद जब वो सो रही होती है तो हु उसके पास जाता है। वो उससे कहता है कि देखो, मैं तो अपनी फैमिली का इलीगल चाइल्ड हूँ, इसलिए मेरी फैमिली ने मुझे हेयर भी नहीं बनाया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम लोग एक चाइल्ड दें इस फैमिली को जो कि इस फैमिली का हेयर बन सके और इससे हम लोगों को ही बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो वैन कहती है कि प्लीज तुम मेरा दिमाग खराब मत करो। कि तभी हु उसको जबरदस्ती किस करने लगता है, लेकिन इतने में वहाँ पर असिस्टेंट पहुंच जाते हैं। वो कहते हैं कि आपको मिस्टर वैंग बुला रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वो सिर्फ आधा घंटा आपका वेट करेंगे, उसके बाद वो लोग चले जाएंगे। तो हु फिर फौरन से मिस्टर वैंग से मिलने के लिए चला जाता है। अगले सीन में जब वो मिस्टर वैंग से बाहर में मिलने जाता है और वहाँ पर मिस्टर वैंग जब उससे मिल रहा होता है तो ये सब कुछ ऊपर से फैंग भी देख चुका होता है। फैंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है कि वैन की शादी एक इतने ज्यादा स्कम्बैग इंसान से कैसे हो सकती है। एंड देन वो मिस्टर वैंग को मैसेज करता है कि जल्दी से इसको वो वाली मेडिसिन दो जो कि मैंने तुम्हें दी हैं। और फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो काफी देर से बाथरूम में होता है और वो कहता है कि पता नहीं मैं कब तक यहाँ पर बैठा रहूंगा। एंड देन वो मिस्टर वैंग को कहता है कि प्लीज आप लोग यहाँ से चले जाएं, मेरी आज तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है, तो जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं आप लोगों से दोबारा जरूर मिल लूंगा। फिर उसके बाद फैंग मिस्टर वैंग और बाकी कुछ लोगों को उस ऑर्डर्स दे रहा होता है। एंड देन थोड़ी देर बाद वो वैन से मिलने के लिए उसके घर पर पहुंच जाता है। तो असिस्टेंट उसको कहता है कि आपका नंबर 10 मिला है क्योंकि यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग आए हैं। तो फैंग ये सब कुछ देखकर सोचता है कि अगर मैं उनसे ज्यादा हैंडसम ना हुआ तो क्या होगा, अगर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो मैं क्या करूंगा। असिस्टेंट कहता है कि आप फिक्र मत करें, वो आपको जरूर एक्सेप्ट कर लेगी। और दूसरी तरफ वैन उन सारे मर्दों को चेक करती है लेकिन उसको कोई भी पसंद नहीं आता। फिर लास्ट में वहाँ पर फैंग आता है और फैंग उसको कहता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा हूँ, आप एक दफ़ा मुझे ट्राई करके चेक कर सकती हैं, आपको मैं बिल्कुल भी मायूस नहीं करूँगा। एंड देन उसके बाद वो लोग 1 नाइट साथ स्पेंड करते हैं। और फिर दूसरी तरफ रुआन के पास हु आता है। वो उसको सीड्यूस करने ही वाला होता है कि तभी उसको पता चलता है कि वैन कल रात से घर वापस आई ही नहीं है, बल्कि उसने कल रात एक होटल में स्पेंड की है। रुआन कहती है कि हाँ, इस बारे में मुझे भी पता चला था और मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें ये बात ज़रूर बताऊंगी। वो कहता है कि कुछ भी हो लेकिन वो मेरी वाइफ है और मुझे उसको चेक करने के लिए जाना होगा कि अब वो कैसी है और वो वहाँ पर कर क्या रही है। फिर उसके बाद वो दोनों होटल की तरफ निकल जाते हैं और इधर फैंग और वैन दोनों एक साथ होते हैं कि जब भी वहाँ से हु डोर ओपन कर देता है और जब वो सामने देखता है तो वहाँ पर वैन के अलावा और कोई भी नहीं होता। तो वो कहता है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पर कर क्या रही हो और किसके साथ थी तुम। तो वैन कहती है कि तुम्हें मेरे रूम की कीज किसने दी हैं, और मैं तुम्हें एक और बात बता दूं कि मैं यहाँ पर किसी के साथ भी नहीं हूँ, मैं अकेली हूँ यहाँ पर कल से। फिर उसके बाद वो हर जगह पर चेक करता है। देन वो ऊपर जाने लगता है। तो फिर वैन कहती है कि प्लीज तुम ऊपर मत जाना। वो कहता है कि अच्छा, तो यानी कि किसी को तुमने ऊपर छुपा के रखा हुआ है। देन वो भागते हुए ऊपर जाता है और वो देखता है कि वहाँ पर उसकी अपनी फैमिली होती है। ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि उसके डैड और उसकी मॉम बाकी सब लोग ये बातें सुन चुके थे। देन उसके डैड उसको धक्का देते हैं, वो सीढ़ियों से नीचे जाकर गिरता है और तब डैड उसके पास आकर उसका कान पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुम मेरी डॉटर इन लॉ के ऊपर ये इल्जाम लगा रहे हो, वो तुम्हारे साथ इतना बुरा कर सकती है, तुम इस सब के लायक नहीं हो, तुम लायक हो ही नहीं कि वैन तुम्हारे साथ रहे। देन डैड वैन से सॉरी करते हैं और कहते हैं कि मैं इसको सबक सिखा कर आता हूँ। देन वो सब लोग वहाँ से चले जाते हैं कि इतने में वहाँ पर जाओ रुक जाती है और जाओ फिर वैन से कहती है कि मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, वो तुम्हारे लिए कभी था ही नहीं और ना ही वो तुम्हें लाइक करता है, वो सिर्फ तुम्हारा फायदा उठा रहा है, तुम्हें यूज कर रहा है और लास्ट पर वो तुम्हें फेंक देगा। और ड्रामा को आगे बढ़ाने से पहले मेरी आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ हमारी वीडियो को लाइक कर दें ताकि न्यू नोटिफिकेशंस आप लोगों को सबसे पहले मिल सकें। और फिर दूसरी तरफ हम लोग वैन को देखते हैं जिसको असिस्टेंट कह रहे होते हैं कि जो कुछ आपने चाहा था सब कुछ वैसे ही हो गया, अब तो आप इस बारे में खुश है ना। तो वैन कहती है कि हाँ, इस बात को सोचकर मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। और दूसरी तरफ फिर फैंग मीटिंग कर रहा होता है। तो वहाँ पर जैसे ही वो टाइम देखता है तो वो कहता है कि बस आज इतना काफी है,
बाकी की मीटिंग हम लोग बाद में करेंगे। तो तभी ग्रैंडपा उसको कहते हैं कि ये सब कुछ तो हो गया, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि मेरा ग्रैंडसन कब आ रहा है। फैंग कहता है कि ग्रैंडपा अब आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप बस थोड़ा सा वेट करें, आपका ग्रैंडसन जल्दी आ जाएगा। ये सब कुछ सुनने के बाद ग्रैंडपा बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं तो अभी से सेलिब्रेशन स्टार्ट कर देता हूँ और जब तक वो पैदा होगा मैं सेलिब्रेट करता रहूंगा उस टाइम को। मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हुआ तुम्हारी ये बात सुनकर। एंड देन फैंग फौरन वहाँ से भाग जाता है। और फिर दूसरी तरफ जब वैन क्लास में होती है तो तभी वहाँ पर सारे बच्चे ये बात कर रहे होते हैं कि हमारे टीचर तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं और पता नहीं, मुझे लगता है कि आज कोई न्यू टीचर आने वाले हैं। इतने में वहाँ पर फैंग आ जाता है और फैंग को देखकर वो सारे चुप करके बैठ जाते हैं। देन फैंग बोर्ड पर कुछ क्वेश्चंस लिखता है और वो वैन से कहता है कि प्लीज तुम मुझे इनका आंसर दो। वैन कहती है कि सॉरी, लेकिन मैंने ये सब कुछ नहीं पढ़ा हुआ, मैं आपको आंसर नहीं दे सकती। तो फैंग कहता है कि तुम मुझे ये बताओ कि ये तो बहुत ही ज्यादा बिगनर्स के क्वेश्चंस हैं, तो क्या तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहे, तुम इनका आंसर दोगी मुझे। एंड देन वो अपने दिल में कहता है कि मैं काफी ज्यादा वियर्ड बिहेव कर रहा हूँ उसके साथ, अगर वो मुझे हेट करने लग गई तो मैं क्या करूंगा। तभी फिर वैन कहती है कि मैं आपसे एक्स्ट्रा क्लासेस लेना चाहती हूँ ताकि मुझे ये सब्जेक्ट और भी ज्यादा अच्छे से समझ आ सके, तो प्लीज आप मुझे क्लासेस जरूर दीजिएगा। ये देखकर वहाँ पर हर कोई ये बात सोचने लगता है कि अब फैंग क्या रिप्लाई करेगा। तो फैंग कहता है कि नहीं, स्कूल के बाद का टाइम मेरी गर्लफ्रेंड का होता है। ये देखकर वहाँ पर हर कोई बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है ये जानने के लिए कि टीचर की गर्लफ्रेंड कौन हो सकती है। एंड देन उसके बाद फिर वैन फैंग को मैसेज करती है कि आज स्कूल के बाद आकर तुम मुझे जरूर मिलना। एंड देन स्कूल के बाद जैसे ही वो एक व्हाइट कार की तरफ बढ़ता तो तभी वैन उसकी आंखों पर पट्टी बांध देती है। एंड देन वो उसको कार में बिठाती है। फिर वो उसके क्लोज आती है और उससे कहती है कि टीचर, मुझे उम्मीद है कि आप मुझे ये वाला लेक्चर काफी ज्यादा अच्छे से समझाएंगे। तो फैंग कहता है कि मुझे तुम्हारी आवाज को जानी पहचानी लग रही है, तुम हो कौन। तो फिर वैन उसके आंखों पर से पट्टी हटाती है और उसको कहती है कि मैं आपकी वही स्टूडेंट हूँ जिसको एक भी सवाल का जवाब नहीं आता था। तो वैन कहता है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा प्यारी हो, पहले मैंने कभी तुम्हें ऐसे देखा नहीं है इतना क्लोज होकर, तो अब मुझे पता चल रहा है कि तुम बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हो। फिर तभी वैन उसको किस कर देती है कि इतने में वहाँ पर हु की कॉल आ जाती है। तो फैंग हु की कॉल को अटेंड कर देता है और हु कह रहा होता है कि वैन, मैंने तुम्हारे ऊपर बिलीव नहीं किया था, प्लीज उसके लिए तुम मुझे माफ कर दो। तुम जो कुछ कहोगी मैं वो सब कुछ करूंगा, लेकिन मैं अभी एक पार्टी रखी हुई है, तुम एक काम करो, तुम बार में आ जाओ, तुम जो कुछ चाहोगी मैं तुम्हें वही दिला कर दूंगा, लेकिन प्लीज एक दफा तुम मेरी बात को सुन लो और प्लीज आ जाओ एक दफा मेरे पास। एंड देन वो बोलता ही रह जाता है और इधर फैंग और वैन में से कोई भी उसकी बात को नोट ही नहीं करता। वो लोग अपने स्वीट मोमेंट्स को एंजॉय करते हैं। एंड देन कुछ देर बाद फिर वैन हु के पास जाती है तो हु उसको एक फ्लावर्स का बुके देता है, लेकिन वैन को उसके अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। एंड देन वो उसका हाथ पकड़ के उसको चेयर पर लेकर आता है। वो उसको कहता है कि मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत सही नहीं है, इसलिए तुम्हारे हाथ बहुत ही ज्यादा ठंडे हो रहे हैं। अभी वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि इतने में वहाँ पर रुआन आ जाती है। फैंग जब रुआन को देखता तो वो कहता है कि तुम इतनी ज्यादा भीगी हुई क्यों हो। तो वो कहती है कि बाहर बहुत ही ज्यादा बारिश हो रही थी तो इसी वजह से मैं भीग गई हूँ, लेकिन मेरे लिए वैन का काम करना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं उसकी मेड हूँ ना, और ये सब कुछ मैं करूंगी। तो हु को उसके लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा होता है। फिर उसके बाद रुआन वहाँ पर सामान रख के चली जाती है। तो हु कहता है कि मुझे एक फोन कॉल करनी है, वैन मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ। ये कह के वो भी रुआन के पीछे चला जाता है और दूसरी तरफ वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। देन हु से पूछता है कि तुम इतनी बारिश में ये सारा काम क्यों कर रही थी। तो रुआन कहती है कि देखो, तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करो, मुझे पता है कि जब यंग मिस्ट्रेस हैप्पी होंगी तो तुम हैप्पी होगे, और मैं तुम्हें हैप्पी करने की कोशिश कर रही थी। ये सुनने के बाद हु उसको दोबारा से किस कर देता है और ये सब कुछ स्क्रीन पर हर किसी को शो हो रहा होता है और सब लोग यही बात कर रहे होते हैं कि हु ने वैन को धोखा दिया है, वो अपनी मेड के साथ रिलेशन में है। तो तभी फिर वैन भी रोने लग जाती है और सबको कहती है कि मैं तो ये बात सोच भी नहीं सकती थी कि वो मुझे इतना बड़ा धोखा दे सकता है। तो सब लोग उसको कहते हैं कि तुम अब उससे डाइवोर्स ले लेना, तुम्हें उसके साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है, एक इस कमबैक के साथ कोई भी इंसान जिंदगी नहीं गुजार सकता। इतने में वहाँ पर फिर हु आ जाता और रुआन वहाँ पर आने ही वाली थी कि तभी एक वायर से वो टकरा जाती है और नीचे गिर जाती है। तभी वो एलईडी वैन के ऊपर गिरने ही वाली होती है कि तभी उसको फैंग प्रोटेक्ट कर लेता है और ये सब कुछ रुआन भी दूर से देख चुकी होती है। वो हु से कहती है कि देखो उस तरफ क्या हो रहा है। तो हु फिर फौरन से वैन से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। फिर उसके बाद वो फैंग से कहता है कि तुम कौन हो। तो इतने में वहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है और वो फैंग को बॉस कहकर बुलाता है। असिस्टेंट को देखकर हु कहता है कि यानी कि आप लोग फैंग फैमिली से हैं, मुझे आप लोगों से मिलकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। हु का बिहेवियर उनके साथ फौरन से चेंज हो जाता है, लेकिन असिस्टेंट और फैंग में से कोई भी उसको घास तक नहीं डालता। देन वहाँ पर बहुत सारे गिफ्ट्स आते हैं जो कि फैंग ने वैन के लिए रखे हुए थे। फैंग कहता है कि आज आपकी जान बच गई, इससे ज्यादा बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। ये सब छोटे से गिफ्ट्स हैं आपके लिए जो कि मैं ऑक्शन से लेकर आया था। एंड देन उसके बाद वो सब लोग वहाँ से चले जाते हैं और रुआन फिर वैन को देखकर ये बात सोच रही होती है कि तुम इतनी लकी कैसे हो सकती हो
हर अच्छा काम तुम्हारे साथ ही क्यों होता है। और फिर दूसरी तरफ असिस्टेंट वैन से पूछता है कि आप अब मुझे ये बता दें कि अब आप कहाँ पर रहना चाहती हैं, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि वो आपके साथ रहना पसंद करेगा। तो वैन कहती है कि मैं भी उसके साथ तब तक तो नहीं रहना चाहती जब तक मेरा चाइल्ड नहीं हो जाता, तो इसीलिए मैं चाह रही हूँ कि मैं स्कूल डॉर्मेट्री में रहूँ। और एक काम करो कि फैंग को भी ये बात बता दो कि वो अब जब भी चाहे मुझसे मिलने के लिए आ सकता है और अब मैं अपने घर पर नहीं होंगी। ये सब कुछ सुनने के बाद असिस्टेंट काफी हैरान होता है कि वैन को पता नहीं क्या होता जा रहा है। और दूसरी तरफ फैंग को ये बात असिस्टेंट आकर बता देता है और ये सुनकर तो वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। उसको यकीन नहीं आ रहा था कि वैन ने उसको अप्रोच कर लिया है। एंड देन वो बार बार उसी कार्ड को देखता है जो कि वैन ने उसको भिजवाया होता है। उसको लग रहा होता है कि ये सब कुछ सिर्फ एक ड्रीम है। और फिर दूसरी तरफ फैंग जब कुकिंग कर रहा होता है तो वैन उसके पास आती है और वो उससे कहती है कि तुम्हें इतनी ज्यादा मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। तो फैंग कहता है कि ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ ताकि तुम एक बहुत ही अच्छी डिश को चेक कर सको। एंड देन उसके बाद वो लोग शावर लेकर आते हैं। इधर ही ये सब कुछ हु और रुआन देख लेते हैं। वो लोग बहुत ही छुप कर उनकी वीडियोस बनाने लगते हैं क्योंकि उसको शक हो चुका होता है कि वैन किसी और लड़की के साथ है और वो किसी को डेट कर रही है। तो वैन कहती है कि मुझे नहीं लगता कि वो हम लोगों को यहाँ पर नजर आएंगे। वो कहता है कि फिक्र मत करो, मैं उनको यहाँ पर ढूंढ लूंगा, कुछ भी मुझे थोड़ा सा मिल जाए। तो तभी थोड़े से कर्टेन्स हटते हैं तो रुआन कहती है कि देखो देखो वहाँ पर वैन किसी और के साथ है सच में। तो तभी फिर फैंग जल्दी से उन कर्टेन्स को बंद कर देता है। और फिर अगले सीन में जब वैन अपने ऑफिस में अपना काम खत्म कर रही होती है तो तभी फैंग उसके पास गिफ्ट्स लेकर जाता है और वो उसकी टेबल के नीचे छुप जाता है कि थोड़ी देर में वहाँ पर वो भी आ जाता है। और वो फिर वैन से कहता है कि हमारा कितना इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है और तुमने अभी तक उस बारे में कुछ सोचा ही नहीं है। तो वैन कहती है कि सॉरी, मेरे पास और भी बहुत सारे काम हैं, तुम एक काम करो, ये प्रोजेक्ट किसी और को दे दो क्योंकि मैं इसको लीड नहीं कर पाऊंगी। तो वो फिर उसके पास आने लगता है। वैन उसको खुद से दूर करने को बोलती है और कहती है कि मुझसे दूर रहना वरना अच्छा नहीं होगा, यहाँ पर आने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि उसको बार बार फैंग तंग किए जा रहा था। तो तभी हु कहता है कि ये तुम्हारा बिहेवियर किस तरह का है मेरे साथ, हम लोगों की नेक्स्ट मंथ ही वेडिंग सेरेमनी होने वाली है और तुम मेरे साथ ये सब कुछ किए जा रही हो। तो वैन कहती है कि प्लीज मेरा दिमाग खराब मत करो और अगर तुम्हें वेडिंग सेरेमनी कैंसिल करनी है ना तो कैंसिल कर दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब कुछ सुनकर वो काफी ज्यादा हैरान होता। वो जा रहा होता और जाते हुए ये सोच रहा होता कि कहीं उसने अपना माइंड चेंज तो नहीं कर लिया ना इस वेडिंग के बारे में, अगर ऐसा हुआ तो मेरा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और फिर उसके जाने के बाद फैंग टेबल से बाहर आता और फिर वो वैन को खाना देता है और उससे कहता है कि जरूर खा लेना। ये कहते ही वो वहां से चला जाता है। फिर जैसे ही वो बाहर निकलता है तो वहाँ पर वो उसका वेट कर रहा था। वो उसको कहता है कि तुम जानते हो ना कि मैं कौन हूँ, मैं उसके साथ शादी कर चुका हूँ और हम लोगों की बस अब वेडिंग सेरेमनी रहती है, वो भी नेक्स्ट मंथ होने वाली है और अब तुम मेरी वाइफ को परस्यू करोगे तो ये बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। फैंग कहता है कि प्लीज मेरा दिमाग खराब मत करो, मैं तुमसे हर तरह से बहुत बेहतर हूँ और वो तो तुम्हें वैसे भी लाइक करती नहीं है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं उसको लव देकर देखता हूँ, हो सकता है कि वो मेरे पास आ जाए। ये सुनकर हु को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो उसको मुक्का मारने वाला था कि फैंग उसके मुक्के को रोक लेता है और जब वहाँ पर बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं तो वो ऐसे एक्ट करता है जैसे हु ने उसको मुक्का मारा हो। फिर उसके बाद वो असिस्टेंट से कहता है कि यहाँ पर तो मेरी कोई इज्जत ही नहीं है, मैं यहाँ पर किसी से मार खाने तो नहीं आया था ना, मैं तो सिर्फ प्रोजेक्ट की बात करने के लिए आया था, लेकिन यहाँ पर कोई चाहता ही नहीं है कि मैं इनके साथ पार्टनरशिप कर सकूं, इसलिए मुझे नहीं आना यहाँ पर। ये कह के वो चुप करके वहाँ से चला जाता है। तो असिस्टेंट भी फिर हु को गुस्सा करके वहाँ से बाहर निकालता है क्योंकि ये कंपनी वैन और उसके डैड की होती है। देन दूसरी तरफ फिर वैन के पास कियान जाती है और कियान उसको वो सारी फोटेज दिखाती है जिसके अंदर वो सब लोग लड़ रहे थे। एंड देन कियान कहती है कि कुछ भी करो लेकिन जल्द से जल्द इस हु नामी इंसान के साथ अपनी जान छुड़वाओ, ये तुम्हारे साथ रहने के लायक बिल्कुल भी नहीं है, तुम इस बात को जितना जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा होगा। फिर उसके बाद दूसरी तरफ सब लोग डिनर के लिए गए हुए होते हैं हु फैमिली की तरफ और वहाँ पर वो लोग खाना खा ही रहे थे कि तभी जब रुआन वहाँ पर सूप रखने के लिए आती है तो वो देखती है कि हु ने वैन का हाथ पकड़ा हुआ होता है। ये देखकर उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो अंदर जाती है और वैन के सूप के अंदर वो कोई मेडिसिन मिला देती है और ये सब कुछ फैंग भी देख चुका होता है। फिर रुआन फैंग को देखकर कहती है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम हो, क्या तुम यहाँ के चेफ हो? तो वो कहता है कि हाँ, इस फैमिली ने मुझे कुछ दिन पहले ही हायर किया है। तो रुआन कहती है कि ठीक है, अब तुम थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाओ, मुझे यहाँ पर कुछ काम है। तो जब वो बाहर जाता है तो वो छुप कर देख रहा होता है कि रुआन भी उसी सूप के अंदर थोड़ी सी और मेडिसिन मिलाती है। एंड देन थोड़ी देर बाद जब वो वापस आता है तो वो देखता है कि असिस्टेंट भी एक सूप के अंदर कुछ मेडिसिन मिला रहे होते हैं। फैंग कहता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो असिस्टेंट कहता है कि मैं बस इतना चाहता हूँ कि जिसने भी फैंग को नुकसान पहुंचाया है और जिसने भी वैन के साथ बुरा किया है उस हर इंसान को उसकी सजा मिले। ये देखते ही फैंग भी फौरन से उनसे मेडिसिन लेकर थोड़ी सी और उस सूप के अंदर मिला देता है। एंड देन उसके बाद जब सब लोगों को सूप सर्व किए जाते हैं तो मॉम के सब कुछ देखकर
वेयर सी स्माइल करती हैं क्योंकि मॉम भी इस सब प्लान में शामिल थी। उनको अब ये लग रहा होता है कि वैन इसको पीने के बाद ड्रग्ड हो जाएगी, लेकिन ये सब कुछ वैन के साथ हो जाता है। हो को बहुत ही ज्यादा अजीब फील हो रहा होता है। देन उसके बाद वो रेस्टरूम चला जाता है। तो फिर थोड़ी देर बाद जब वो सब लोग वैन के साथ ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं तो वहाँ पर सब लोग यही बात देख लेते हैं कि वो वहाँ पर रुआन के साथ होता है और वो रुआन को सिड्यूस कर रहा था। ये देखकर मॉम फौरन से वहाँ पर सबको ले जाने लगती हैं, लेकिन तभी वैन डैड को कहती है कि डैड मैं इस आदमी के साथ शादी नहीं कर सकती हूँ जो कि पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ होता है। फिर इतने में हो के डैड भागते हुए उसके पास आते हैं और वो उसको धक्का देते हैं और बहुत ही ज्यादा मारते हैं। फिर कियान भी उसके पास आती है और कियान भी उसको बहुत ही ज्यादा मारती है और उसको होश में लाने की कोशिश करती है। तो वैन कहती है कि डैड मैं ऐसे इंसान के साथ तो शादी बिल्कुल भी नहीं कर सकती, मैं आपको अभी से बता रही हूँ, मैं इसके साथ शादी कभी नहीं करूंगी। तो फिर उसके बाद डैड फिर हो को बहुत ही ज्यादा मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो वो कहता है कि डैड प्लीज आप मुझे माफ कर दे, मुझे कुछ भी नहीं पता था कि मैं यहाँ पर पहुंचा कैसे हूँ, बस मुझे इतना ही याद है कि मैं काफी ज्यादा हैवी फील कर रहा था और उसके बाद मैं यहाँ रुआन के पास आया, फिर मुझे कुछ भी याद नहीं है। डैड प्लीज आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें। तो डैड फिर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और फिर वो फौरन से वैन से सॉरी करता है। तो वैन उसको कहती है कि ठीक है ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम था इसलिए मैं तुम्हें माफ करती हूँ, मुझे पता है कि ये सब कुछ तुमने जानबूझकर नहीं किया होगा। लेकिन तभी रुआन कहती है कि वो फिर हमारे बच्चे का क्या होगा, वो भी तो पैदा होने वाला है ना। ये सब कुछ देखकर तो वैन काफी ज्यादा हैरान होती है और वो डैड को कहती है कि डैड इस इंसान ने मुझे धोखा दिया, बेटर किया है इसने मुझे, और अब मैं इसकी बातों में बिल्कुल भी नहीं आऊंगी, मुझे इसके साथ शादी करनी ही नहीं है। डैड प्लीज आप लोग मेरी शादी किसी और इंसान से करवा दें, लेकिन मैं इस इंसान से शादी नहीं करना चाहती हूँ। ये देखकर उसकी फैमिली काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और डैड कहते हैं कि हाँ मैं भी तुम्हारी शादी इस कमबैक से कभी नहीं करवाऊंगा। तो तभी फिर वैन से सॉरी करने लगता है और उधर से डैड फिर वैन फैमिली को कहते हैं कि अगर आप लोग चाहें तो मैं आप लोगों को 30 मिलियन दे दूंगा, उसके बाद तो प्लीज आप लोग मेरे बेटे से शादी कर लीजिए, इसके साथ ऐसा मत करें, ये दोबारा इस तरह कभी भी नहीं करेगा और मैं खुद इस रुआन के चाइल्ड को अबॉर्ट करवाऊंगा, कोई भी मसला दोबारा नहीं होगा इस सब में। तो फिर कियान कहती है कि डैड आपको पता होगा कि वैन तो 30 मिलियन के सिर्फ कपड़े पहन लेती है, तो मुझे नहीं लगता कि वो लोग इस बात पे कभी भी मानेंगे। तो डैड कहते हैं कि अच्छा ठीक है, तो मैं आप लोगों को एक ज्वेलरी सेट दूंगा जो कि बहुत ही ज्यादा महंगा होगा, प्लीज उसके बाद आप लोग इस बात को मान लें। तो फिर कियान कहती है कि डैड आपको पता है कि फैंग फैमिली ने वैन फैमिली को बहुत ही ज्यादा सारे ज्वेलरी सेट्स दिए हैं और मुझे नहीं लगता कि एक ज्वेलरी सेट इनके लिए काफी होगा। तो डैड कहते हैं कि अच्छा ठीक है, अब मैं इसको एक प्रोजेक्ट दूंगा जो कि तकरीबन 10 बिलियन का है, अगर वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुली हो गया तो हम लोगों को 10 बिलियन मिलेंगे, लेकिन वो मैं चाहता हूँ कि वो हम लोगों को नहीं बल्कि वैन फैमिली को मिल जाए। उसके अलावा वैन मैं तुम्हें अपनी कंपनी से 5% शेयर्स भी दे दूंगा, उसके बाद तो तुम मेरी बात को समझ जाओगी ना। तो वैन कहती है कि ठीक है। देन वो अपने दिल में कहती है कि मैं यही चाहती थी कि तुम मुझे इतना ज़्यादा डेब्ट दो कि उसके बाद तुम किसी और के पास जाने के बारे में सोच भी ना सको और तुम्हें अफसोस हो कि तुमने ये क्या कर दिया है। फिर उसके बाद डैड रुआन के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हैं और वो सबको कहते हैं कि इसको फौरन से हॉस्पिटल लेकर जाओ और जो कुछ तमाशा बना रही है ना उसको वहीं पर ही खत्म करके वापस आना। तो फिर रुआन डैड के पास आती है और वो कहती है कि डैड प्लीज आप मुझे बचा लें, आप जानते हैं ना कि मैं आपकी बायोलॉजिकल डॉटर हूँ। ये सुनकर वैन और भी ज्यादा हैरान होती है और वो कहती है कि डैड इसका मतलब है कि ये मेरी छोटी बहन है। तो डैड कहते हैं कि हाँ ये तुम्हारी छोटी बहन है। इतने में वहाँ पर एक मेड भी आ जाती है और वो कहती है कि प्लीज ऐसा मत करो, अपने ग्रैंडसन को बचा लो मरने से। तो फिर डैड रियान को बताते हैं कि ये तुम दोनों एक ही साल पैदा हुए थे और तब ये सब कुछ बिल्कुल गलती से हो गया था, मैं ये सब कुछ नहीं चाहता था, लेकिन मुझे मेडिसिन दी गई थी और उस वक्त ये औरत मेरे सामने आई थी एंड देन मुझे रुआन मिली। देन फिर वैन अपने दिल में कहती है कि यहाँ पर तो हर कोई ही ये काम कर चुका है, तो इसीलिए मैं तो हो को इस बारे में कुछ कह भी नहीं सकती हूँ क्योंकि मेरे अपने डैड ये सारा काम कर चुके हैं। फिर उसके बाद दूसरी तरफ वैन वहाँ से सबको बाहर निकलवा देती है और फिर वो हो के डैड को कहती है कि आपने जो मुझसे वादा किया आप उसको पूरा तो करेंगे ना। तो डैड कहते हैं कि हाँ तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं तुमसे किया हुआ वादा जरूर पूरा करूंगा और मैं इस इंसान को भी मजा चखाऊंगा क्योंकि इसकी वजह से मेरा बहुत ही बड़ा नुकसान हो चुका है। डैड को हो के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और फिर उसके बाद दूसरी तरफ जब वैन वहाँ से जा रही होती है तो असिस्टेंट उसको बताता है कि आपको पता है कि ये सब कुछ फैंग ने खुद हैंडल किया है, वो आपके गेस्ट रूम में था और उसके बाद वो आपके किचन में भी था, उसने शायद आपका सूप भी बनाया है। तो वैन कहती है कि वो यहाँ पर क्या करने के लिए आ सकता है और मैं आपको एक और बात भी बता दूं कि जो मेडिसिन आपको मिलने वाली थी वो उसने खुद पी ली है। ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान होती है, उसको यकीन नहीं आता कि वो उसके लिए ये सब कुछ करेगा। देन वो उसको वीडियो कॉल करती है और फैंग ड्रंक होता है। ये देखकर वैन काफी ज्यादा हैरान होती है, वो उससे कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं अभी तुम्हारे पास आ रही हूँ। और इधर फिर वो बाहर बैठा हुआ नील डाउन किया हुआ होता क्योंकि उसको यही पनिशमेंट मिली हुई होती है।
तभी वो देखता है कि वैन वहाँ से कार पे कहीं पे चली गई है। तो वो सोचता है कि इतनी रात को वो कहाँ पर जा सकती है। देन वो उसका एक ट्रैकर चेक करता है और उसको पता चलता है कि वो अपने घर से बहुत ही दूर चली गई है। तो वो कहता है कि कहीं वो किसी और आदमी के लिए तो यहाँ से नहीं गई ना। फिर कुछ ही देर में उसके पास रुआन आती है और रुआन उसको कहती है कि प्लीज तुम मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें नहीं बचा पाई इस पनिशमेंट से। तो वो कहता है कि नहीं, अब मुझे लगता है कि ये सब कुछ मेरे फेट में ही लिखा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं वैन को रंगे हाथों पकड़ूं, मैं उसको चीटिंग करते हुए पकड़ूं और तब मैं उसको फोर्स करूं। फिर उसके बाद हम लोग सबको ये बात अनाउंस कर सकते हैं कि ये चाइल्ड मेरा अपना है और तुम ऑफिशियली मेरी वाइफ हो। उसके बाद मैं ये बात सबको अनाउंस कर दूंगा एंड देन हम लोग एक वेडिंग सेरेमनी भी रखेंगे। उसके बाद मैं हु फैमिली को भी जाकर ये सब कुछ बता सकता हूँ कि उसने मेरे साथ गलत किया है। और फिर उसके बाद दूसरी तरफ वैन फैंग के पास जाती है और वो फैंग को देखती है तो वो उसको काफी ज्यादा अजीब हरकतें करते हुए नजर आता है। तो वो उसको देखते हुए कहती है कि तुम ठीक तो हो ना, मुझे लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही ड्रंक हो गए हो। तो तभी फैंग उसको देखते हुए याद करता है कि जब एक दिन उसने वैन को एक रोड पर देखा था तो तब वो हु के साथ बातें कर रही थी और वो हु को ये कह रही थी कि हम लोग की बहुत ही जल्द वेडिंग हो जाएगी और वो काफी ज्यादा खुश थी ये सब कुछ सोचकर। तो देन वैन उसको किस कर देता है और फिर वो उससे कहता है कि मुझे तुमसे मिलने में बहुत ही ज्यादा टाइम लग गया, प्लीज उसके लिए तुम मुझे माफ कर देना। और दूसरी तरफ फिर जब वैन के डैड बाहर देखते हैं तो वहाँ पर हु होता ही नहीं है। और फिर दूसरी तरफ वैन के डैड और मॉम कहीं पर जा रहे होते हैं और दूसरी तरफ वहाँ पर जब वैन और फैंग एक साथ होते हैं तो मॉम लोग भी उसी घर के बाहर पहुंच चुके थे। तो फिर मॉम कहती हैं कि अगर मेरी बेटी ने ये सब कुछ किया हुआ तो मैं खुद उसको घर से बाहर धक्का दूंगी। एंड देन उसके बाद वो लोग जैसे ही उस कमरे में जाते हैं तो वहाँ पर वैन उनके सामने आती है। वैन उनको कहती है कि जी आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो डैड कहते हैं कि हमें पता चला है कि तुम यहाँ पर एक और आदमी के साथ हो और तुम जानती हो ना कि हु के डैड ने तुम्हें हिस्सा इसलिए दिया था ताकि तुम हु से शादी करो और उसको खुश रखो, लेकिन शायद यहाँ पर तुम किसी और के साथ अपने टाइम को काफी अच्छे से एंजॉय कर रही हो, इस तरह तुम्हें हु फैमिली से कुछ नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद वो लोग जबरदस्ती वैन के रूम के अंदर घुसते हैं और वहाँ पर फिर हु उस बेड को देखता है और कहता है कि देखो मुझे पता है कि यहाँ पर कोई था, मैं तुमसे इसीलिए लव नहीं करता हूँ कि तुम किसी और मैन को सीड्यूस करती फिरो और मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कहूँगा, मैं तुमसे अब डाइवोर्स लेना चाहता हूँ, मैं तुमसे शादी किसी भी सूरत में नहीं करूँगा। तो वैन फिर उसको थप्पड़ मार देती है और कहती है कि दोबारा इस अंदाज से मुझसे बात मत करना तुम, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। वो कहता है कि हम दोनों इक्वल हैं, तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है। तो वैन कहती है कि मैं तुम्हें 300,000 देती हूँ एक मंथ का और अभी भी तुम ये कह रहे हो कि हम लोग इक्वल हैं, तो ठीक है जाओ फिर जाकर तुम कमा लो कुछ। फिर उसके बाद जब उस बेड से ब्लैंकेट हटाया जाता है तो वहाँ पर ग्रैंडमा होती हैं। ग्रैंडमा फिर डैड को नील डाउन करवाती हैं और कहती हैं कि तुम लोगों को क्या लगा था कि मेरी ग्रैंड डॉटर ये सब कुछ कर सकती है, मुझे शर्म आ रही है तुम सब लोगों के ऊपर। फिर तभी वैन ग्रैंडमा को हग कर लेती है। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरी आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आप लोगों तक न्यू वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। तो फिर उसके बाद डैड हु को थप्पड़ मार देते हैं और वो कहते हैं कि तुम एक कैसे इंसान हो कि तुम अपनी वाइफ के ऊपर इतना ज़्यादा शक कर रहे हो। मॉमा प्लीज़ मेरी बात के ऊपर बिलीव करें, ये हम लोगों को यहाँ पर लेकर आया था और इसने कहा था कि हमारी बेटी का करेक्टर बहुत ही ज़्यादा डाउन है और ये उसको हम लोगों को दिखाने के लिए लाया है। प्लीज़ मॉम आप हमारे ऊपर बिलीव करें, हम लोग अपनी बेटी के ऊपर शक नहीं कर सकते हैं। और फिर डैड कहते हैं कि मैं तुम्हें अपनी कंपनी का 3% शेयर्स देता हूँ। तो फिर वो कहती है कि नहीं मुझे 5% शेयर्स चाहिए, अगर आप लोग ये बात करें तो ठीक है, मैं आप लोगों के साथ घर वापस चलूंगी। तो फिर डैड कहते हैं कि ठीक है एंड देन उसके बाद वो सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर उसके बाद ग्रैंडमा फैंग को कहती हैं कि चलो बाहर आ जाओ, तुम्हें इतना छुपने की कोई जरूरत नहीं है। एंड देन जब वो बाहर आता है तो ग्रैंडमा उसको देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं। फिर वो वैन को कहती हैं कि वैसे तुम्हारा टेस्ट तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं तुम्हें काफी ज्यादा मिस भी कर रही थी, तुमने अच्छा किया कि तुमने मुझे यहाँ पर बुला लिया। वैन भी ग्रैंडमा को वहाँ पर देखकर बहुत ही खुश होती है। और नेक्स्ट सीन में जब वो सुबह आती है तो वो देखती है कि वहाँ पर सारा ब्रेकफास्ट रेडी होता है। इतने में वहाँ पर हु और भी बहुत सारा सामान ले आता है। ये देखकर उसको वोमिटिंग स्टार्ट होती है एंड देन वो चेक करती है तो उसको पता चलता है कि वो मॉम बनने वाली है। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। देन जब वो बाहर आती है तो वो उससे कहता है कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो वो कहती है कि सॉरी मैं तुमसे बात नहीं कर सकती, मैं अब तुमसे डाइवोर्स ही लूंगी और मैं वही लेना चाहती हूँ। तो वो कहता है कि प्लीज तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करो, मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत ही ज्यादा गलत किया तुम्हारे साथ, लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। मैं रुआन का कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसको 2 मंथ्स हो चुके हैं और वो अपना चाइल्ड अबॉर्ट नहीं करवाना चाहती है, प्लीज तुम मेरी बात को समझो। तो वैन उसको कहती है कि देखो मैं भी मॉम बनने वाली हूँ, लेकिन मुझे बहुत ही अफसोस हो रहा है ये बताते हुए कि ये चाइल्ड तुम्हारा नहीं है और ना ही अभी तुम्हारा हो सकता है, इसलिए अब तो तुम मुझ पर गुस्सा करोगे और मुझे डाइवोर्स दे दोगे, है ना। तो वो फिर उसका गला दबाने लगता है। तो वो उससे कहती है कि मुझे सबसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देन वो उसके सामने नील डाउन कर लेता है और उससे कहता है कि प्लीज इस चाइल्ड को अबॉर्ट करवा लो, मैं ये सब कुछ नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगा।
लेकिन फिर उसके बाद वैन उसको वहीं पर ही छोड़कर चली जाती है। एंड देन दूसरी तरफ वैन के पास मैसेजेस आते हैं और वैन उसको कह रही होती है कि अब हमारे दरमियान कोई भी रिलेशन नहीं रहा और दोबारा तुम मुझे अप्रोच करने की कोशिश ना करना। एंड देन वो उसको ब्लॉक कर चुकी होती है। तो फैंग फौरन से उसको कॉल करता है और उसको कहता है कि देखो प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मुझे पता है कि अब तुम मॉम बन चुकी होगी, लेकिन देखो अब मैं तुम्हारा और भी ख्याल रखने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम ये सब कुछ चाहो तो मुझे बता देना। तो वैन कहती है कि देखो मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए अप्रोच किया था कि मैं मॉम बन जाऊं और अब वो सब कुछ हो रहा है। इससे ज्यादा मुझे तुम्हारी अब कोई जरूरत नहीं है, तो इसीलिए तुम मुझे भूल जाना। एंड देन वो कॉल कट कर देती है। तो असिस्टेंट फिर फैंग से कहता है कि मुझे पता है कि आप बहुत ही ज़्यादा सैड होंगे। तो फैंग कहता है कि नहीं, मैं बिल्कुल भी सैड नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पहले से ही पता था कि ये सब कुछ ज़रूर होगा और अब वो सब कुछ हो चुका है, तो मुझे ये सब कुछ बेयर करना पड़ेगा। फिर उसके बाद वो अपनी कंपनी में जाता है, तो वहाँ पर ग्रैंडपा उसका वेट कर रहे होते हैं। ग्रैंडपा उसको कहते हैं कि मैंने अपने ग्रैंडसन के लिए नाम भी सोच लिया है। तो फिर फैंग उनको कहता है कि वो लड़की तो मुझे कब का छोड़कर जा चुकी है। ग्रैंडपा कहते हैं और तुमने ये सब कुछ बेयर कैसे कर लिया? जाओ और जाकर उस लड़की को ढूंढो और उसको वापस लेकर आओ तुम, कुछ भी करके। देन उसके बाद फिर जब वैन और कियान दोनों बार में जाते हैं, तो वहाँ पर भी फैंग उस मेल मॉडल्स के साथ होता है। एंड देन वो वैन के पास आकर बैठता है। वो उससे कहता है कि प्लीज़ तुम मुझे सेलेक्ट कर लो। तो फिर वो उससे कहती है कि नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, तो इसीलिए तुम चुप करके यहाँ से चले जाओ और दोबारा यहाँ पर कभी मत आना। देन वो चुप करके वहाँ से चला जाता है। फिर उसके बाद वैन और कियान उन सारे मेल मॉडल्स के साथ ड्रिंक करते हैं और काफ़ी इंजॉय करते हैं। देन फिर दूसरी तरफ फैंग एक आदमी से उसके कपड़े मांग रहा था और इसके लिए वो उसको 1.3 बिलियन देने के लिए तैयार था, लेकिन वो आदमी उसे नहीं ले रहा था। इतने में वहाँ पर फिर वैन पहुँच जाती है और वो उससे कहती है कि तुम्हें क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने यही सिखाया है कि तुम किसी भी पैसे लेकर उसको अपने कपड़े सेल कर दो? ऐसा तुम दोबारा कभी भी नहीं करोगे। देन वो लड़का वहाँ से जाता है। तो फैंग फिर वैन से कहता है कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए और कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें पे करना चाहता हूँ। देन वो उसको वहाँ से उठाकर अपने साथ ले जाता है। देन वो उसको एक रूम में लेकर आता है और वो उसको किस करने लगता है कि इतने में वहाँ पर हु और रुआन और बाकी सब लोग भी आने लगते हैं। तो फिर वैन फैंग को फौरन से बाथरूम में ले जाती है और वहाँ पर वो उसको किस करती है और इधर वो सब लोग बात की बात में पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। तो रुआन फिर मिस्टर वैंग से कहती है कि मैं भी वैन फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर हूँ और आपने जो बात करनी है आप मुझसे भी कर सकते हैं। और फिर उसके बाद वैन अपनी फैमिली में जाती है। वहाँ पर डैड उससे कहते हैं कि हम लोग एक बैंक्वेट रखना चाहते हैं और मैं तुम्हें भी वहाँ पर इनवाइट कर रहा हूँ, तुमने वहाँ पर ज़रूर आना है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में एक बैंक्वेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हु और वैन दोनों एक साथ होते हैं। तभी वहाँ पर वैन और हु दोनों वहाँ पर फैंग को देख लेते हैं और फैंग एक लेडी के साथ ड्रिंक कर रहा होता है। तो हु उसको कहता है कि तुम्हें ये बात देखकर अजीब नहीं लगता कि जिसको तुम परस्यू कर रही हो वो इस तरह से कितनी बड़ी बड़ी लेडीज को परस्यू करता है और वो उनके साथ ड्रिंक भी कर रहा है। तो फिर इतने में वो लेडी कहती हैं कि मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि फैंग के साथ मैं एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूँ और मैं उनकी सिर्फ एक पार्टनर हूँ, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो तुम जब किसी के सामने बात किया करो तो सोच समझ कर किया करो। ये देखकर हु को काफी एम्बेरसमेंट फील होती है। और फिर अगले सीन में जब वैन जा रही होती है तो फैंग उसको रोक लेता है और कहता है कि तुम मुझे इतना इग्नोर क्यों किए जा रही हो, तुम मुझे ये बता दो, मुझे तुम्हारा ये बिहेवियर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो फिर वो कहती है कि हम दोनों के दरमियान अब कुछ भी नहीं रहा है, तो इसीलिए प्लीज तुम भी मुझसे दूर आ करो। हम दोनों के लिए यही बहुत ही बेहतर होगा कि हम लोग एक दूसरे को बहुत ही जल्द भूल जाएं। तो फैंग कहता है कि मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता। इतने में वहाँ पर हु आ जाता है और वो कहता है कि मैं तुम लोगों को देख तो सकता हूँ, लेकिन मैं ये बात प्रूफ ही नहीं कर पा रहा कि वैन मुझे धोखा दे रही है। जिस दिन मैंने ये बात प्रूफ कर ली वैन तुम अपनी फैमिली की नजरों में गिर जाओगी और मैं ये बात बहुत जल्द साबित करूंगा। देन जब वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं तो मैडम केन फिर हु के पास आती हैं और वो कहती हैं कि तुमने अगर इतना सब कुछ करना है तो तुम करते क्यों नहीं हो। तो हु कहता है कि तुम जानती हो कि उसके पास जो चाइल्ड है वो मेरा नहीं बल्कि फैंग का ही है। वो लोग एक रियल फैमिली है और मैं उनके दरमियान में आ ही नहीं पा रहा हूँ, चाहे मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ। और मैं तो वैन को सिर्फ तभी एक्सेप्ट करूंगा जब उसकी बॉडी में से फैंग का चाइल्ड बाहर निकलेगा और वो उसको छोड़ देगी, या फिर उसका चाइल्ड जब मर जाएगा तो ही मैं उसको एक्सेप्ट कर पाऊंगा। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। और फिर अगले सीन में वो सब लोग साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं और ग्रैंडपा वैन के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि उनका ग्रैंडसन आने वाला है। और फिर जब सब लोग खाना खा लेते हैं तो उसके बाद हु को बुलाया जाता है। असिस्टेंट उसको बाहर लेकर जाता है और उसके हाथ बांध देता है। तो वो फिर पूछता है कि ये सब कुछ तुम लोग क्या कर रहे हो। असिस्टेंट कहता है कि हम लोग आपके साथ एक गेम खेलना चाहते हैं, अगर आप ये गेम खेलना चाहते हैं तो हमें बता दें, अगर नहीं चाहते तो हम आपको छोड़ देंगे। तो हु कहता है कि ठीक है, मैं ये गेम जरूर खेलूंगा। और फिर उसके बाद फैंग की कार के पीछे हु को बांध दिया जाता है एंड देन फैंग अपनी कार को स्टार्ट करता है। पहले वो अपनी स्पीड को स्लो रखता है एंड देन वो अपनी स्पीड को बहुत ही ज्यादा फास्ट कर देता है एंड देन वो हु को घसीटते हुए वहां से लेकर जा रहा था।
और फिर दूसरी तरफ असिस्टेंट और वैन भी अपने घर जा रहे होते हैं। तभी असिस्टेंट देखता है कि कोई कार उनको कब से फॉलो कर रही होती है। ये बात फिर वो वैन को बता देता है। तो वैन फिर अपनी लोकेशन चेक करती है और वो कहती है कि ये कार किसी और की है और हम इस वक्त बिल्कुल सुनसान रास्ते पर हैं। तो हो सकता है कि ये कोई रॉबर्स हों। हम लोग जिसको बहुत ही हल्के में ले रहे हैं, हो सकता है कि वो कोई क्रिमिनल्स भी हो सकते हैं। देन हम लोगों को एक काम करना चाहिए, हम लोग अपनी कार की स्पीड को थोड़ा स्लो करेंगे और आप फौरन से कार से जंप कर लेना। मुझे लगता है कि वो आपके पीछे आ रहे हैं। तो फिर वो लोग ऐसे ही करते हैं और वो लोग स्टेशन की तरफ अपनी कार ले जाते हैं। असिस्टेंट फौरन वहाँ से भागते हैं एंड देन तभी वो गुंडे भी उस कार से निकलते हैं और वो फिर मॉम को बता चुके होते हैं कि वैन और वहाँ पर एक आदमी था। वो आदमी तो भाग चुका है लेकिन वैन अभी तक अपनी कार में है। तो मॉम कहती है कि ठीक है, फिर वैन को सीड्यूस करो, उसको बुली करो और कोशिश करो कि उससे सच निकलवा लो तुम लोग, इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो कि हमारे काम आ सके। फिर उसके बाद वो लोग वैन की कार का शीशा तोड़ देते हैं और उससे कहते हैं कि अब तुम्हें हमसे कोई भी नहीं बचा सकता। और इधर मॉम बहुत ही ज्यादा हैप्पी हो रही होती हैं। वो कहती हैं कि अच्छी बात है, वहाँ पर वैन मर जाएगी और फिर ये न्यूज चलाई जाएगी कि वैन को कुछ रॉबर्स ने मार दिया है, वो भी सिर्फ इस वजह से कि वो अपना सामान किसी को भी नहीं दे रही थी। तो इसी वजह से उन रॉबर्ट्स ने उसको मार डाला। वो लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं कि इतने में दूसरी तरफ फैंग वहाँ पर पहुंच जाता है। वो उन सारे रॉबर्ट्स से लड़ता है और उसके बाद वो वैन को भी बचा लेता है। लेकिन तभी वैन वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। और फिर इधर नेक्स्ट मॉर्निंग जब सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो तभी फिर डैड को ये बात पता चलती है कि गैस स्टेशन में वैन की कार को देखा गया था और वही कार एक्सप्लोड हो गई है। वहाँ पर अब कुछ भी नहीं बचा। ये देखकर डैड काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तो असिस्टेंट फिर उनको बताता है कि असल में मैं यंग मिस्ट्रेस के साथ था और यंग मिस्ट्रेस ने तभी मुझसे कहा कि वो कार को इस स्टेशन पर लेकर जा रही हैं और मैं फौरन यहाँ से भाग जाऊं क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे रॉबर्स आ गए थे और वो चाहती थी कि मैं यहाँ से चला जाऊं क्योंकि शायद उनको लगता था कि वो रॉबर्ट्स मेरी वजह से यहाँ पर आए हैं। तो मैं तो वहाँ से भाग गया था लेकिन वो यंग लेडी वहीं पर ही फंस गई थी। और फिर उसके बाद जब मैं वहाँ पर गया तो मैंने देखा कि उस कार को आग लगी हुई थी और वहाँ पर बहुत से लोग उस आग को बुझा रहे थे। एंड देन वहाँ पर फिर सब लोग रोने लग जाते हैं। जब हू को सब कुछ पता चलता है तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। उसको समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। और फिर असिस्टेंट अपने दिल में कहता है कि इससे ज्यादा हिपोक्रिटिकल फैमिली मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। डियर फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो चलिए अपनी स्टोरी को आगे लेकर चलते हैं। दूसरी तरफ फिर वैन ग्रैंडपा के साथ होती है और ग्रैंडपा उसका बहुत ही ज्यादा ख्याल रख रहे होते हैं। तो वो ग्रैंडपा को कहती है कि आप खुद भी कितने ओल्ड हो चुके हैं और आपको मेरा इतना ख्याल नहीं रखना चाहिए, मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगी। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, ये मेरा ग्रैंडसन है और मैं तुम्हारा ख्याल खुद ही रखना चाहता हूँ ताकि मेरा ग्रैंडसन बहुत ही प्यारा हो। और मैं बहुत ही ज्यादा टाइम से अपने ग्रैंडसन का वेट कर रहा था और अब मैं इतना खुश हूँ कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। ये देखकर फिर वैन भी स्माइल करती है। फिर उसके बाद दूसरी तरफ फैंग अपने फेस को हाइड करके वैन के सामने जाता है। तो वैन उसको देखकर कहती है कि मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं तुम्हें जानती हूँ। ये देखकर फैंग सोचने लगता है कि कहीं ये मुझे पहचान तो नहीं गई। फिर वैन उसके क्लोज जाकर बैठती है तो वो वहाँ से जाने लगता है। तो वैन उससे कहती है कि मुझे अपना नाम तो बता दो। तो वो उसको कहता है कि मेरा नाम जी है। तो वैन कहती है कि ठीक है जी, तुम मुझे एक बात बताओ कि क्या तुम सिर्फ एक वीक के लिए मेरे बॉडीगार्ड बन सकते हो? देखो मैं तुम्हें इसका 1 मिलियन दूंगी, अगर तुम बन सकते हो तो मुझे बता दो। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं बनने के लिए तैयार हूँ। और फिर दूसरी तरफ वो बहुत ही ज्यादा सैड होता है। उसको यही लग रहा था कि वैन मर चुकी है और वो अपनी फैमिली को कह रहा होता है कि आप लोगों की वजह से मेरी वाइफ मुझसे दूर जा चुकी है और आप सब लोगों ने मिलकर ही हू को मुझसे दूर किया है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को कभी भी माफ नहीं करूंगा। और फिर दूसरी तरफ फैंग और वैन दोनों एक साथ होते हैं। फैंग कहता है कि आप अपने हस्बैंड के ऊपर और कितनी नजर रखेंगी? तो वैन कहती है कि जब तक मुझे ये पता नहीं चल जाता कि वो बदल गया है या फिर नहीं, तब तक मैं उसके ऊपर नजर रखती रहूंगी। मैं जानती हूँ कि वो मुझे डिजर्व नहीं करता है, लेकिन मुझे कुछ एविडेंसेस चाहिए जिनके बाद मैं उससे परमानेंटली दूर रह सकूं। फिर दूसरी तरफ जब कंपनी में एक मीटिंग हो रही होती है तो इतने में वहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं और वो लू और मॉम को अरेस्ट कर लेते हैं। वो कहते हैं कि ये जो इंसिडेंट वैन के साथ हुआ है इसमें आप लोगों का भी हाथ है, इन्वेस्टिगेशन से हमें ये बात पता चली है, तो इसलिए आप लोगों को हमारे साथ चलना होगा। देन ऑफिसर्स उनको अरेस्ट करके वहाँ से ले जाते हैं। ये सब कुछ वैन भी देख रही होती है और वो खुश हो जाती है। फिर वैन फैंग को कहती है कि तुम जानते हो कि मुझे ये भी पता है कि ये सब कुछ इंसिडेंट करवाने वाले मेरी अपनी फैमिली थी, यानी तुम यकीन कर सकते हो कि मेरी फैमिली कितनी बड़ी टॉक्सिक हो सकती है। फिर उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डैड और हू दोनों ही वैन को बहुत ही ज्यादा मिस कर रहे होते हैं और वहाँ पर इंटरव्यूअर उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस करने के लिए आए हुए थे कि इतने में वहाँ पर
वैन भी आ जाती है और वो उसको देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। वैन भागते हुए अपने डैड के पास आती है और उनको हग कर लेती है। वो डैड को कहती है कि डैड, मैं आपसे इतने ज्यादा दूर नहीं रह सकती थी, तो मैंने जैसे ही बेटर फील किया मैं फौरन से आपके पास आ गई हूँ। तो डैड भी इसको देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं और फिर वो हु के पास आती है। वो उससे कहती है कि तुमने भी मेरी लाइफ के अंदर से बहुत सी ऑब्स्टेकल्स को दूर करने में मेरी हेल्प की है और ये बात मैं कभी भी नहीं भूलूंगी। ये सब कुछ देखकर भी हु स्माइल करता है और फिर अगले सीन में हु रुआन को कहता है कि जिस दिन मेरी वेडिंग डे हो उस दिन तुम भी वेडिंग ड्रेस पहन कर आओगी। अब मैं वैन को एक न्यू और एक बहुत ही अच्छा सा सरप्राइज देना चाहता हूँ, ऐसा सरप्राइज जिसको वो हमेशा याद रखेगी। और फिर दूसरी तरफ जब वैन किसी को कॉल मिला रही होती है तो तभी वहाँ पर फैंग दूर से उसको देख रहा था कि इतने में वहाँ पर एक वैन आती है और उसमें से कुछ लोग निकलकर फैंग को किडनैप करके वहाँ से ले जाते हैं। ये सब कुछ वैन भी देख चुकी होती है और उसको समझ नहीं आ रही थी कि उसने किसको किडनैप किया है, तो इसीलिए वो भी उनके पीछे अपनी कार ले जाती है। और दूसरी तरफ फिर हु उसके सामने बैठा हुआ होता है। जैसे ही फैंग अपनी आंखें खोलता है तो वो हु को देखकर हैरान था। वो कहता है कि तुम मुझे यहाँ पर लेकर आए हो, लेकिन तुम्हारी मुझसे क्या दुश्मनी है। हु कहता है कि मेरा सबसे बड़ा रिवेंज तो तुम्हारे साथ ही है, क्योंकि तुम मेरी लाइफ में आए हो। अगर तुम ना होते तो वैन मुझे कभी भी छोड़ कर ना जाती और अब तुम्हें सबका मुझे बदला दोगे। जो कुछ मैं तुम्हें करने को बोलूंगा तुम्हें वो करना पड़ेगा। तो फैंग कहता है कि अगर मैं वो ना करूँ तो फिर तुम क्या करोगे। तो वो कहता है कि फिर तुम्हें मैं पनिशमेंट दूंगा और वो पनिशमेंट ऐसी होगी कि तुम उसको अपनी लाइफ टाइम याद रखोगे। तभी वहाँ पर एक गुंडा आता है जिसके हाथ में नाइफ होती है और वो फिर उस गुंडे को कहता है कि फैंग की शक्ल भी बिगाड़ देना, कोई इसको पहचान भी ना पाए कि असल में ये है कौन। कि तभी फिर फैंग उस आदमी से एक नाइफ ले लेता है, वो उससे अपनी रस्सी काटता है और उसके बाद फिर वो उन सबसे फाइट करना स्टार्ट कर देता है। कुछ ही देर में वहाँ पर वैन पहुंच जाती है तो फैंग ऐसे एक्ट करता है जैसे उसको बहुत ही ज्यादा चोट लगी हो। वो वैन को हग कर लेता है और उसको कहता है कि मुझे नहीं लगता था कि मैं तुमसे दोबारा कभी मिल पाऊंगा, लेकिन मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि तुम मेरे पास आ चुकी हो। ये देखकर वैन भी काफी ज्यादा डर जाती है। फिर उसके बाद वो उसको घर वापस लेकर आती है। फिर जब फैंग शावर लेने के लिए चला जाता है तो वो उसके मोबाइल पर किसी को कॉल मिलाती है एंड देन जब वो वापस आता है तो वो उसके साथ सो ही रहा था कि तभी वैन किसी को कॉल करके पूछती है कि मुझे फैंग की रियल आइडेंटिटी के बारे में बताएं। तो उसको फिर पता चलता है कि वो एक बहुत ही टॉप स्टूडेंट रहा है। उसके अलावा उसके पास और भी बहुत सारी स्किल्स हैं जिनमें फाइटिंग स्किल्स भी है। ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होती है और वो कहती है कि फैंग ने तो मुझे कभी ये बात बताई ही नहीं है। फैंग तुम असल में हो कौन, मैं तो ये बात जान ही नहीं पा रही हूँ। फिर उसके बाद वो ग्रैंडपा के पास जाती है और वो ग्रैंडपा से कहती है कि मुझे आपका एक गार्ड चाहिए होगा सिर्फ एक वीक के लिए और मुझे उसका नाम पता है, उसका नाम जी है। तो प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दें ताकि जब मुझे उसको कॉल करनी हो तो मैं उसको कॉल कर लूँ। ग्रैंडपा कहते हैं कि जी हाँ, इस नाम का एक गार्ड है तो सही। फिर ग्रैंडपा उसको नंबर दिखाते हैं उस गार्ड का तो जी फिर वो देखकर हैरान होती है क्योंकि ये वही नंबर होता है जो कि फैंग का होता है। वो कहती है कि इसका मतलब है कि जी और फैंग एक ही इंसान है। तो उसको समझ में आ जाती है कि फैंग ही उसको कब से प्रोटेक्ट करता फिर रहा है गार्ड बनकर और वो उसके साथ साथ ही रहा है हमेशा। ये देखकर वो स्माइल करती है। देन उसके बाद जब वो अपने घर जाती है तो वो देखती है कि हु और रुआन बहुत ही क्लोज होते हैं एक दूसरे के। और तभी रुआन कहती है कि मैं नहीं चाहती कि इस वक्त मुझे सिस्टर यहाँ पर देख ले तो वो तुम्हारे बारे में बहुत ही गलत परसेप्शन रख लेगी और फिर वो तुम्हारे साथ शादी भी नहीं करेगी। वो कहता है कि मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन जब हम लोग वेडिंग डे पर उससे मिलेंगे तो उसको पता चलेगा कि मैं ब्राइड चेंज कर चुका हूँ और वो टाइम मेरे लिए बहुत ही बेस्ट होगा। देन वो लोग दोबारा क्लोज हो जाते हैं। ये देखकर वैन फौरन से भागती भी जाती है नीचे और वो रूम में जाकर फैंग को कॉल करती है। वो उससे कहती है कि प्लीज मेरे वेडिंग डे पर बहुत ही अच्छे से तैयार होकर आ जाना। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम ब्राइड को स्टील करके ले जाओ, तुम उठा के ले जाना उसको वहाँ से। ये देखकर फैंग भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और फिर उसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। तो मिस्टर वैंग उसको कहते हैं कि तुम इस वक्त किधर जा रहे हो, हम लोगों ने तो अभी बहुत सारी बातें करनी है। तो फैंग कहता है कि मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम पर जा रहा हूँ, मैं एक ब्राइड को किडनैप करने के लिए जा रहा हूँ। ये कहते ही वो फौरन वहाँ से भाग जाता है। और फिर दूसरी तरफ वैन के पास हु आता है और हु उससे कहता है कि मैं तुमसे सिर्फ एक ही शर्त पर शादी करूंगा कि तुम इस चाइल्ड को अबॉर्ट करवा लोगी, क्योंकि ये बैस्टर्ड चाइल्ड हम दोनों के दरमियान कभी भी लव नहीं आने देगा। ये सुनकर वैन उसको थप्पड़ मार देती है और कहती है दोबारा मेरे चाइल्ड के बारे में तो इस तरह की बात नहीं करोगे, मैं तुम्हें अभी से ये बात समझा रही हूँ। और दूसरा ये कि मैं अपने चाइल्ड को नहीं मारूंगी, अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी तो ना करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर दूसरी तरफ वेडिंग डे पर जब हु अपनी ब्राइड का वेट कर रहा होता है तो वहाँ पर रुआन आती है। ये देखकर डैड बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हैं और वो कहते हैं कि रुआन यहाँ पर एज अ ब्राइड बनकर कैसे आ सकती है, मैं इस वेडिंग को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता।
और फिर वहाँ पर कुछ देर में वैन भी आ जाती है। ये सब कुछ देखकर हु बहुत ही ज्यादा खुश होता है और वो कहता है कि इसी मौके का मैं इंतजार कर रहा था कि वैन भी यहाँ पर ब्राइड बनकर आए और मैं उसके रेपुटेशन को रियून कर सकूं। देन वो सबको कहता है कि सबसे पहले वैन ने मुझे धोखा दिया, उसके बाद मैंने इसको छोड़ा और अब मैं ये बात सबको कंफर्म करता हूँ कि मैं इसको डाइवोर्स दे रहा हूँ। तो वैन कहती है कि मैं भी आप लोगों को एक बात बता देती हूँ। देन वो स्क्रीन पर शो करती है कि ये मेरी मैरिज ब्यूरो की सर्टिफिकेट है, आप इसकी आईडी को खुद भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अनमैरिड दिखाई जा रही हूँ। देन वो हु का दिखाती है और कहती है कि आप लोग देख सकते हैं कि हु मैरिड है और हु की मैरिज यहाँ पर रुआन के साथ हुई है, यानी ये सब कुछ पहले से ही रजिस्टर था, इसीलिए मैं अनमैरिड आ रही हूँ। अगर आप लोगों को इस बात पे यकीन नहीं आ रहा तो आप लोग खुद मैरिज ब्यूरो जाकर भी ये बात चेक करवा सकते हैं। अब आप लोग खुद बताएं कि पहले धोखा किसने दिया है, मैंने या फिर हु ने। फिर वहाँ पर हर कोई खुद भी चेक करता है और सबको पता चलता है कि वैन बिल्कुल ठीक बोल रही है। उसके बाद वहाँ पर वैन अपने मैरिज सर्टिफिकेट को भी दिखाती है कि आप लोग देख सकते हैं कि इनकी डेट्स भी बिल्कुल चेंज हैं, यानी हु ने मुझसे शादी करने से पहले ही रुआन से शादी कर ली थी। फिर इतने में वहाँ पर पुलिस आ जाती है और हु को वो लोग किडनैपिंग के केस में और रफला करने के केस में उसको जेल लेकर जाने वाले होते हैं। तो हु कहता है कि अच्छा, तो यानी कि तुम मुझे यहाँ से भेज रहे हो, तो ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि उसके बाद तुमसे शादी करता कौन है। इतने में वहाँ पर फैंग आ जाता है और वो कहता है कि मैं करूंगा वैन से शादी। फिर वहाँ पर वैन उसको देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। देन वो वैन के पास आता है और वो नील डाउन करके रिंग उसके सामने करता है और उससे कहता है कि जो कुछ मैं तुम्हारे साथ कर चुका हूँ वो बहुत ही ज्यादा गलत तो था, लेकिन अब मैं तुम्हें हमेशा खुश रखना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अब मुझसे शादी कर लो, क्योंकि मैं भी तुम्हारे और अपने चाइल्ड के बगैर नहीं रह सकता। फिर उसके बाद वैन उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करती है। वो उसको रिंग पहनाता है और वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। इतने में वहाँ पर ग्रैंडपा आ जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि मेरा ग्रैंडसन थोड़ा ज्यादा इम्पेशेंट है, इसलिए जल्दी से यहाँ पर भाग आया है, लेकिन अब मैं आप लोगों के लिए यानी वैन फैमिली के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स भी लेकर आया हूँ। तो फिर वहाँ पर हर कोई फैंग को देखने लगता है। किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था कि फैंग इतनी रिच फैमिली से बिलोंग करता है। देन फैंग वहाँ पर सबको बताता है कि अगर आप लोगों में से कोई भी मेरा नाम नहीं जानता तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मैं फैंग हूँ और मैं फैंग फैमिली का हेड हूँ। ये सुनकर वहाँ पर हर कोई बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और डैड फिर कहते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो ग्रैंडसन होगा वो फैंग फैमिली से बिलोंग करेगा, ये तो मैं सोच भी नहीं सकता था। फिर रुआन कहती है कि वैन, तो यानी कि तुमने हमारे साथ एक बहुत ही बड़ा खेल खेला है। तो फैंग कहता है कि रुआन, मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि वैन की चॉइस हमेशा से बहुत ही ज्यादा अच्छी रही है और उसने अब भी जो कुछ चॉइस किया है मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि वैन ने मुझे चूज किया। फिर उसके बाद हु को वहाँ से पुलिस अरेस्ट करके ले जाती है। तो तभी फिर वैन रुआन को कहती है कि तुम भी क्या अपने हस्बैंड के पास नहीं जाओगी, मुझे लगता है कि तुम उसको बहुत ही ज्यादा मिस करोगी। तो रुआन कहती है कि तुम लोग मुझे ये बता दो कि वो कितने टाइम में रिलीज होगा। तो फिर वैन और फैंग उसको बताते हैं कि उसको 10 या फिर 15 साल लग सकते हैं रिलीज होने में। ये सब कुछ सुनकर रुआन काफी ज्यादा सैड हो जाती है। फिर उसके बाद वैन उसको बताती है कि तुम जानती हो कि हु तुमसे भी लव नहीं करता था, तुम जानती हो कि जो तुम्हारा चाइल्ड था उसकी एक दफा पहले भी डेथ हो चुकी है ना। ये सब कुछ करवाने वाला हु ही था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो ये बात मुझे या किसी और को पता लगने दे। इस तरह वो वैन फैमिली से फायदा भी ना उठवा पाता और ना ही उसका प्रोजेक्ट आगे बढ़ पाता, इसीलिए उसने ये सब कुछ किया है। ये सब कुछ सुनकर वो और भी ज्यादा हर्ट होती है और वो कहती है कि मैं समझ चुकी हूँ कि मैं कितनी ज्यादा गलत स्टेप पर चल रही थी और अब मुझे अपना रास्ता साफ नजर आने लगा है। और फिर कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है जब फैंग अपनी मीटिंग रूम में होता है और वहाँ पर वो अपनी बेटी बाई के साथ था और बाई बहुत ही ज्यादा रोई जा रही होती है और फिर तभी उसको जेल से कॉल आती है। तो वो फिर अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चला जाता है और फिर अगले सीन में वैन हु से मिलने के लिए जेल जाती है। तो वहाँ पर वो उसको कहती है कि तुम्हें बहुत मजा तो आ रहा होगा कि तुम्हें 15 साल की कैद हो चुकी है। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, जब मैं बाहर आऊंगा तो तब तक मेरा बच्चा पैदा हो चुका होगा और मुझे पता है कि उसके बाद भी मैं वन फैमिली से बिलोंग करूंगा और फिर मैं तुम्हें देख लूंगा। तो फिर वैन हंसती है और वो उसको कहती है कि ये देखो, ये रुआन के वेडिंग के इनविटेशन कार्ड्स हैं और उसने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें ये दे दूं। देन वो फिर हु को रिकॉर्डिंग भी सुनाती है जिसके अंदर रुआन ने कहा था कि प्लीज वैन ये कार्ड उसको देकर आ जाना और उसको कहना कि मैं उस जैसे बुज़दिल इंसान के साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकती। ये देखकर हु कहता है कि मेरे बच्चे का क्या हुआ। तो फिर हु उसको बताती है कि वो तो कब का मिसकैरेज हो चुका है उसका और अब तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा है। ये देखकर वो काफी ज्यादा पागल हो जाता है और वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वैन कहती है कि ऐसा हो चुका है और अब तो वैसे भी रुआन की शादी बहुत ही जल्द होने वाली है। देन वो अब्रॉड शिफ्ट हो जाएगी। मैं जानती हूँ कि वो तुम जैसे बुज़दिल इंसान के साथ कभी भी रहना पसंद नहीं करेगी और अब तुम्हें भी इस बात को समझ लेना चाहिए। और फिर उसके बाद वो वहाँ से जा रही होती है और वो पागलों की तरह चीख चीख कर इसको कह रहा होता है कि प्लीज रुक जाओ और मुझे बताओ कि सच क्या है।
मुझे पता है कि जो कुछ तुम कह रही हो वो सच नहीं है, रुआन मुझे लाइक करती है। लेकिन वो कुछ भी नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। एंड देन उसके बाद वो फैंग के पास जाती है, वो उसको किस करती है और फिर वो बाई से कहती है कि तुमने भी अपनी मॉम को मिस किया होगा ना, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। और फैंग अपने दिल में कहता है कि जब बाई बड़ी होगी तो मैं उसको बताऊंगा कि तुम्हारी मॉम और मैं कैसे मिले थे। फिर इसी सीन पर हमारे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। डियर फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी आज की एक्सप्लेनेशन, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब तक के लिए इतना ही, मिलती हूँ मैं आप लोगों से एक न्यू ड्रामा के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।